नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा के केंद्र में। आपके साथ मैं हूं भव्य जुनेजा और आज के इस कार्यक्रम में हम आर्थिक प्रणालियों के हृदय में घुसेंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय की जटिलताओं, परिणामों और विवादों का अन्वेषण करेंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के बारे में, जो अक्सर आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का आधार माना जाता है। पूंजीवाद क्या है और कैसे यह एक देश की अर्थव्यवस्था को बनाने या बिगाड़ने का काम करता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास पूंजीगत सामान होते हैं। साथ ही व्यवसाय के मालिक यानी पूंजीपति ऐसे श्रमिकों को नियुक्त करते हैं जिनके केवल मजदूरी मिलती है। श्रम उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं होता, बल्कि पूंजी के मालिकों की ओर से उनका उपयोग करता है। पूंजीवाद के तहत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केंद्रीय योजना के बजाय सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसे नियोजित अर्थव्यवस्था या कमांड अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। पूंजीवाद का शुद्धतम रूप मुक्त बाजार या अहस्तक्षेप पूंजीवाद है। यहां निजी व्यक्ति बेलगाम है। वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि कहां निवेश करना है, क्या उत्पादन करना है या बेचना है और किस कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना है। हस्तक्षेप बाजार बिना जांच या नियंत्रण के संचालित होता है। आज अधिकांश देश मिश्रित पूंजीवाद व्यवस्था का अभ्यास करते हैं, जिसमें व्यापार और चुनिंदा उद्योगों के स्वामित्व पर कुछ हद तक सरकारी विनियमन शामिल है। पूंजीवाद निजी संपत्ति अधिकारों के प्रवर्तन पर निर्भर करता है, जो पूंजी के निवेश और उत्पाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। कार्यात्मक रूप से पूंजीवाद आर्थिक उत्पादन और संसाधन वितरण की एक प्रणाली है। समाजवाद या सामंतवाद की तरह केंद्रीकृत राजनीतिक तरीकों के माध्यम से आर्थिक निर्णयों की योजना बनाने के बजाय पूंजीवाद के तहत आर्थिक योजना विकेंद्रीकृत, प्रतिस्पर्धी और स्वैच्छिक निर्णयों के माध्यम से होती है। पूंजीवाद मूलतः एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, उपकरण, मशीनें, कच्चा माल आदि एक या अधिक व्यवसाय मालिकों द्वारा व्यवस्थित होते हैं। फिर पूंजीपति मजदूरी के बदले में उत्पादन के साधनों को संचालित करने के लिए श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। श्रमिकों का उत्पादन के साधनों या उनके श्रम से उत्पन्न मुनाफे पर कोई दावा नहीं है, ये पूंजीपतियों के हैं। इस प्रकार निजी संपत्ति अधिकार पूंजीवाद के लिए मौलिक है। निजी संपत्ति का अधिकांश आधुनिक अवधारणाएं जॉन लॉके के होम स्टैंडिंग सिद्धांत से उपजी है, जिसमें मनुष्य अपने श्रम को लावारिस संसाधनों के साथ मिलाकर स्वामित्व का दावा करता है। एक बार स्वामित्व प्राप्त होने के बाद संपत्ति को स्थानांतरित करने का एकमात्र वैध साधन स्वैच्छिक विनिमय है। उपहार या परित्यक्त संपत्ति को फिर से बसाना है। निजी संपत्ति साधनों के मालिक को उनकी संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहन देकर दक्षता को बढ़ावा देती है। इसलिए संसाधन जितना अधिक मूल्यवान होता है, वह मालिक को उतनी ही अधिक व्यापारिक शक्ति प्रदान करता है। पूंजीवाद व्यवस्था में जो व्यक्ति संपत्ति का मालिक होता है, वह उस संपत्ति से जुड़े किसी भी मूल्य का हकदार होता है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि पूंजीवाद के लिए निजी संपत्ति अधिकार क्यों मायने रखते हैं। व्यक्तियों या व्यवसायों के लिए अपनी पूंजीगत वस्तुओं को आत्मविश्वास से तैनात करने के लिए एक ऐसी प्रणाली मौजूद होनी चाहिए जो निजी संपत्ति के स्वामित्व या हस्तांतरण के उनके कानूनी अधिकार की रक्षा करे। एक पूंजीवादी समाज इन निजी संपत्ति अधिकारों को सुविधाजनक बनाने और लागू करने के लिए अनुबंधों, निष्पक्ष व्यवहार और अप्रत्यय कानून के उपयोग पर निर्भर करता है। एक सामान्य पुल संसाधनों के साथ जिसका सभी लोग उपयोग कर सकते हैं और कोई भी उस तक पहुंच को सीमित नहीं कर सकता है। सभी व्यक्तियों को जितना संभव हो उतना उपयोग मूल्य निकालने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और संसाधन को सुरक्षित करने या पुनर्निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। विभिन्न स्वैच्छिक या अनैच्छिक सामूहिक कार्रवाई दृष्टिकोणों के साथ संसाधन का निजीकरण इस समस्या का एक संभावित समाधान है। व्यवसायिक गतिविधि से लाभ कमाने की इच्छा पूंजीवाद की प्रेरक शक्ति है। यह एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाता है जिसमें व्यवसाय बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित वस्तु का कम लागत वाला उत्पादक बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि किसी भिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना एक अधिक लाभदायक है, तो व्यवसाय को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्वैच्छिक व्यापार एक अन्य संबंधित तंत्र है जो पूंजीवादी व्यवस्था में गतिविधि को संचालित करता है। संसाधनों के मालिक उपभोक्ताओं को लेकर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो बदले में वस्तुओं और सेवाओं को लेकर अन्य उपभोक्ताओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था न्यायसंगत व्यवस्थाओं के प्रति उदासीन है। पूंजीवादी तर्क यह है कि लाभ प्रोत्साहन निगमों को उपभोक्ता द्वारा वांछित और बाजार में मांग के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह तर्क दिया जाता है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व क्षमता की ओर ले जाता है, क्योंकि अधिक पैसा कमाने की प्रेरणा के बिना प्रबंधन, श्रमिकों और डेवलपर्स द्वारा नए विचारों या उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की संभावना कम होती है। अब यदि रोजगार के संदर्भ में बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य सीधे कार्यबल को नियोजित नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा संचालित रोजगार की यह कमी आर्थिक मंदी और मंदी के दौरान बेरोजगारी को जन्म दे सकती है। पूंजीवाद सबसे अधिक लाभ पूंजीपतियों को पहुंचाता है।
इनमें व्यवसाय के मालिक, निवेशक और पूंजी के अन्य मालिक शामिल हैं। हालांकि सभी स्तरों पर कई लोगों के जीवन स्तर में सुधार देने के लिए पूंजीवाद की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसने अब तक शीर्ष पर बैठे लोगों को ही लाभान्वित किया है। पूंजीवाद हमेशा व्यापार मालिकों और निवेशकों को श्रमिक वर्ग के खिलाफ खड़ा करेगा। पूंजीवाद एक दूसरे के खिलाफ और प्रतिस्पर्धा में है और इसलिए वे श्रम लागत, साहित्य लागत में कटौती करके अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही श्रमिक उच्च वेतन, उचित व्यवहार और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां चाहते हैं। ये दोनों प्रोत्साहन बुनियादी तौर पर एक दूसरे से अलग हैं, जो वर्ग संघर्ष पैदा करता है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक पूंजीवादी है जब तक निजी व्यक्ति उत्पादन के कारकों पर नियंत्रण रखते हैं। हालांकि पूंजीवादी व्यवस्था को अभी भी सरकारी कानूनों द्वारा विनियमित किया जा सकता है और पूंजीवादी प्रयासों के मुनाफे पर अभी भी भारी कर लगाया जा सकता है। अपने शुद्धतम रूप में पूंजीवाद तब सबसे अच्छा काम करता है जब इन निजी मालिकों को यह आश्वासन मिलता है कि वे जो धन पैदा करेंगे वह उनकी अपनी जेब में रखा जाएगा। लेकिन अमीरों को और भी अमीर बनने की खुली छूट देना विवादास्पद है। कुछ रियायतों के बिना इस तरह के व्यवहार का समर्थन करने से कई राजनेताओं के निर्वाचित होने की संभावना नहीं है। आपके लिए कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म की अगर बात करें तो कैपिटलिज्म हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ भी है और साथ के साथ एक नुकसानदायक चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ऐसे होती है कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म से इकॉनमी ग्रो होती है किसी भी कंट्री की, नए इनोवेशंस को एक जगह मिलती है, नए इनोवेटिव आइडियाज़ पे लोग काम करते हैं, मार्केट कंपटीशन पे काम करता है, तो इकॉनमी तेज़ी से ग्रो होती है। बट अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान इसका ये होता है कि इसकी वजह से डिस्पैरिटी आती है समाज में। डिस्पैरिटी इन द सेंस कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है, कि कुछ सोसाइटी के पार्ट ऐसा होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी हो जाती है और कुछ सोसाइटी का पार्ट ऐसा होता है जिनके पास पूंजी बहुत कम होती है। अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान ये होता है कि समाज में क्या होता है, एक डिस्पैरिटी आ जाती है कि जो बड़े पूंजीपति हैं उनके पास पूंजी और अर्जित होती है और ज़्यादा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो उनकी और ज़्यादा होती है, और जो जिनके पास कम पैसे हैं, जो गरीब तबका है समाज का, वो और गरीब होता जाता है। तो अगर देखें तो मिला जुला इफेक्ट है कैपिटलिज्म का, कि एक तरफ जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान है। और ऐसा तो खैर हर चीज़ के साथ होता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है दुनिया में जिसके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हों, उसके नुकसान ना हो। कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान होना ही होना है। तो कैपिटलिज्म की जब बात करते हैं तो हमें एक कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म की अगर बात करें तो बढ़िया होगा समाज के लिए। थैंक यू। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का क्या रोल है कैपिटलिज्म को रेगुलेट करने में? गवर्नमेंट का मैं रोल तो नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं इंडिया में गवर्नमेंट, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल, मेरा फीडबैक ये रहेगा, व्यू पॉइंट ये रहेगा कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में कैपिटलिज्म को बढ़ा रही है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल होना चाहिए, लेकिन अगर मैं देखूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में भी अब कुछ एक सेलेक्टिव लोग हैं, कुछ सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट मैं कहूँ, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। गवर्नमेंट भी ऐसी स्कीम्स लाती है जो या तो उनके अंडर में लाती है या तो उनके लिए ला रही है। आप देखिए, इसका अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ये लूँ, आप लोग नेशनल मीडिया में आम तौर पर ये एग्जांपल्स देखते होंगे कि जो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जो कैपिटलिस्ट हैं यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खासकर बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, इनके लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो किसान है, जो छोटे तबके का आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए जो एमएसपी है जिसमें कुछ 2 लाख करोड़ का खर्चा अतिरिक्त आ रहा है सरकार पर, सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुझे तो ये लगेगा कि इंडिया में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो कैपिटलिज्म को बढ़ा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके लिए कैपिटलिज्म क्या है? सी द कैपिटलिज्म इज़ बेसिकली अ इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन होते हैं इंडस्ट्री के, वो सब एक जगह आकर दे आर जस्ट डिवोटिंग इट और दे आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल जस्ट टू ओन द प्रॉफिट कमाने के लिए, जहाँ पे लोग इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दैट इज़ नॉट बाय द गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, वहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअली लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। दैट इज़ नोन एज कैपिटलिज्म। आइए से पूछते हैं इनकी कैपिटलिज्म पे क्या राय है? देखिए, कहते हैं किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। किसी भी लोकतंत्र को या किसी भी देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैपिटल की डिमांड हमेशा रहती है, बट अगर
कैपिटलिज्म ही किसी देश में हाइप पे आ जाए, यानी कि आपके देश का मैक्सिमम पैसा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हाथ में आ जाए, या ज़्यादातर जो आपकी कंट्री का कैपिटलिज्म है या लिक्विड मनी है या रिसोर्सेज हैं वो चंद लोगों की मुट्ठी में आ जाएं, तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेंगे, वो लोगों की बात नहीं करेंगे। और कहा यह जाता है शक्ति को जितना बांटा जाए, यानी कि पावर को जितने ज़्यादा लोगों के हाथों में दे दिया जाए उतना ही बेनिफिट ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ जब किसी भी शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया जाए तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो कैपिटलिज्म अगर इतना सही होता तो आज जितने भी महान देश हैं वहाँ लोकतंत्र की जगह कैपिटलिज्म ही होता। तो मेरा ये कहना है कैपिटलिज्म ज़रूरी तो है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी पावर कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए। अगर आप सबका विकास चाहते हैं तो जो शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या लिक्विड मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, वो चंद लोगों के हाथ में ना रह करके सभी लोगों तक पहुँचे। और यही आपके डेमोक्रेसी की सोल में है कि वो कहते हैं कि हम किसी भी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी आदमी और पहले आदमी दोनों को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। बट जो कैपिटलिज्म है वो तो बस ये कहता है कि पैसा जो मेहनत करता है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसी के हाथ में रहना चाहिए। कैपिटलिज्म को लेके हमने बहुत लोगों से बात करी, उनकी अलग अलग राय थी। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। मैं ईरा गुप्ता, कैमरामैन भुवनेश तलवार के साथ भारती न्यूज़। इस मुद्दे पर अगर हम बात करना चाहें तो घंटे, दिन, हफ्ते, महीने भी कम पड़ जाएंगे। समय अब हमें बता रहा है कि अलविदा लेने का समय आ चुका है। तो अगले एपिसोड में नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए भारती न्यूज़ के साथ और देखते रहिए भारती न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र।